तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम शुरू करेंगे इकोनॉमी की सीरीज़, जिससे कि पहले हम एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे सारी। तो क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आज। तो क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में हम 4 वीडियोज़ में ही ख़त्म कर देंगे। चैप्टर वाइज चलेंगे इन वीडियोज़ में। सो फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में एक हाइपोथेटिकल विलेज बनाया है इन्होंने, पालमपुर। उसकी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है उसके बारे में इन्होंने समझाने की कोशिश की है। सो द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एंड दिस we do through a story of a hypothetical village called Palampur. So farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. So लास्ट लाइन में इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि हम इस चैप्टर से क्या सीखेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे जो वेरियस रिसोर्सेज हैं वो एक एक होके हमारी जो डिज़ायर है, जो भी हमें चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज उस विलेज में, वो प्रोड्यूस होती हैं। सो इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक पालमपुर विलेज है, उसमें ये विलेजेस एंड टाउन से वेल कनेक्टेड है। पहली बात, रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि 3 किलोमीटर्स है पालमपुर से, और एक शाहपुर स्मॉल टाउन है जो कि सबसे नज़दीकी टाउन है उनका। ठीक है, तो हर तरह की जो चीज़ है वो वहाँ पे शहरों और विलेजेस में जाती है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल आर विजिबल ऑन दिस रोड, है ना। तो बुलक कार्ट्स हैं, टोंगास हैं, बॉगीज हैं, ये सारी जैसे जैगरी जो गन्ने से निकलती है गुड़, तो उससे लोडेड है ये। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं। तो अच्छा खासा ट्रैफिक है रोड्स पे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। इस विलेज में 450 फैमिलीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं। 80 अपर कास्ट को है और बाकी की लोअर कास्ट को बिलोंग करती हैं। लोअर कास्ट में एससीज वगैरह हैं, पॉपुलेशन जो है। SCs comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are mud and straw, जो कि गारे मिट्टी से बने हुए हैं। Most of the houses, सारे लगभग सभी के सभी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, ट्यूबवेल्स चलते हैं फील्ड्स में, और उससे की और इलेक्ट्रिसिटी से ही जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं वो भी रन कर रहे हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमारों को ठीक किया जाता है। इस डिस्क्रिप्शन से हमें ये समझ आता है कि पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन ही होगी उससे, इलेक्ट्रिसिटी से, स्कूल्स भी हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं। तो वेल सही है, मतलब विलेज। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज है विच विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, लाइक फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज देखेंगे हम इसमें, जिसमें कि फार्मिंग सबसे बड़ी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और जो भी है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन है, शॉपकीपिंग है, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं। हम एक look we shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. ये जो narrative है, it is partly based on the research study by Gilbert Atenier of a village in Bulandshahr district in western UP. Organization of production. अब देखिए, एम जो है ना प्रोडक्शन का, वो ये है कि जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो चाहिए हमें वो प्रोड्यूस हो। इसमें क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड की। लैंड में क्या है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स।
सो पहली बात, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, उसमें हमें लैंड की तो ज़रूरत होगी ना। जैसे कि फार्मिंग है, जैसे कि इंडस्ट्री चलानी, तो उसमें लैंड की ज़रूरत है। सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर की, लेबर जो वहाँ पे काम करे, आउटपुट दे वहाँ पे जाके। पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, मतलब स्किल चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए और नॉन स्किल्ड लेबर भी चाहिए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। और तीसरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हर स्टेज में प्रोडक्शन के कुछ ना कुछ इनपुट तो चाहिए ही होगा, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स है, मशीन्स है, जैसे कि आगे बताया। क्या क्या चीजें आती हैं फिजिकल कैपिटल में? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स। Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called as fixed capital. अब जो टूल्स और मशीन्स हैं, ये तो बहुत लंबे समय तक चल सकती हैं, तो इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा गया है। और जो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं। ये भी एक इनपुट की तरह ही काम करता है ना हर स्टेज में प्रोडक्शन के, उसी को फिजिकल कैपिटल की ए और बी इन्होंने बताया है। एक है फिक्स कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के दो टाइप्स हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, और वर्किंग कैपिटल में आती हैं अपना रॉ मटेरियल्स एंड मनी। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि यॉर्न चाहिए हमें, जो वीवर को चाहिए होता है, और क्ले चाहिए होती है पॉटर को। थोड़ा बहुत मनी भी चाहिए हमें, है ना, प्रोडक्शन के समय कि हमने कोई पेमेंट्स वगैरह करनी है या फिर कोई अदर नेसेसरी आइटम हमने बाई करनी है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब इसमें चौथी रिक्वायरमेंट भी है, जो कि ह्यूमन कैपिटल है। वो क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन नॉलेज। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। जो भी हमने ये तीन चीजें डिस्कस करी हैं, इन तीनों को हमने मिलाना भी है, इन तीनों से मैनेजमेंट भी करनी है कि कैसे हम मैनेज करके चलें। उसके लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए, जिसका मतलब है ह्यूमन नॉलेज। these and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. या तो हमारे खुद के लिए चाहिए हमें यूज करने के लिए, या फिर हमें किसी चीज को बेचना है, तो इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए। दीज डेज इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। इसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इस ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस पिक्चर में इन्होंने कहा है कि आप लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल आप इसमें ढूंढ के बताइए। तो लैंड जिस पे ये खड़े हैं, लेबर ये काम कर रही है, और फिक्स कैपिटल है ये मशीन और मशीन्स एंड टूल्स जो भी ये सारे यूज कर रहे हैं। और जो वर्किंग कैपिटल है, ये जो रॉ मटेरियल करेंगे, जो भी लाएंगे, ये इसमें यूज करेंगे। अब एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग दीज ऑल फैक्टर्स। ओके, so this is also known as factor of production. These are called, all these four are called as factors of production: land, labor, physical capital and human capital. जैसे ही हम इस स्टोरी, पालमपुर की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, हम इन तीन फैक्टर्स के बारे में तो पढ़ लेंगे, चौथा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में। अब इसमें फार्मिंग की बात करिए पालमपुर में, कि फार्मिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। 75% जो पीपल है वो डिपेंडेंट है सीधा फार्मिंग पे, उनकी लाइवलीहुड के लिए। वो चाहे फार्मर्स हो सकते हैं, चाहे वो लेबरर्स हो सकते हैं। अब इनकी जो वेलबींग है ना, इन लोगों की, इज रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन ऑन दी फार्म्स। जो भी फार्मिंग से प्रोडक्शन आ रही है, तो उससे ही रिलेटेड है इनकी वेलबींग। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। एक बेसिक कंस्ट्रेंट है लैंड एरिया। कंस्ट्रेंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं कि लैंड एरिया देखो फिक्स्ड ही रहेगा। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। 1960 से लेके अब तक देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन।
By then some of the wastelands in the village has been converted to the cultivable land. So जो सारी wastelands थी उनको भी cultivable land में convert कर लिया गया है, बट अब गुंजाइश नहीं है कि हम extend कर सकें जो भी land available है. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब ये जो बॉक्स है इसमें बताया गया कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. सो एक हेक्टेयर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब 100 बाय 100 मीटर का अगर कोई स्क्वायर लैंड है तो उसको हम 1 हेक्टेयर कहेंगे. सो वो 10⁴ हो जाएगा. 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर और 10,000 मीटर स्क्वायर. और 1 हेक्टेयर होता है 2.5 एकर्स. ये हमें वैसे पता है. और कोई कई लोकल यूनिट्स भी हैं, बीघा, ग्विंथा, ये वगैरह जो हैं. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब उसी लैंड से क्या हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया गया नीचे. अब ये जो क्रॉप्स होती है ना, इनमें क्या होता है, पालमपुर वुड जिस तरह का इन्वायरमेंट है वहाँ पे, वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द यूपी जो है उससे रिजेंबल कर रहा है. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. मतलब कि खरीफ सीजन जो है उसमें फार्मर जो है ज्वार एंड बाजरा बोते हैं, ज्वार एंड बाजरा को सॉ करते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फील्ड, इनको हम कैटल फील्ड की फीड की तरह यूज करते हैं. और उसके बाद इसमें पोटैटो हम उगाते हैं अक्टूबर एंड दिसंबर के अंदर. और विंटर सीजन जब रबी सीजन आता है तो ये वीट उगा देते हैं. सो वीट प्रोड्यूस जो होती है उसमें क्या करते हैं कि फार्मर्स जो हैं वो अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से वीट रख लेते हैं और बाकी का जो सरप्लस है वो रायगंज में जाके बेच देते हैं. जो भी थोड़ा बहुत एरिया, लैंड एरिया जो भी है वो इज़ डिवोटेड टू शुगर केन. थोड़ा सा एरिया जो लैंड का है वो शुगर केन के लिए भी डिवोटेड है, जो कि पूरे साल बाद एक हार्वेस्ट होता है शुगर केन का. और इस शुगर केन को या तो वो ऐसे ही बेच देते हैं या फिर वो गुड़ बना के बेच देते हैं जो भी ट्रेडर्स हैं शाहपुर में. अब मेन रीजन क्या है कि वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन की वजह से ही वो 3 फसलें उगा पा रहे हैं. और इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में बहुत पहले से आ गई थी. और इसका मेजर इम्पैक्ट ये रहा कि इसने क्या किया कि ट्रांसफॉर्म कर दिया सिस्टम ऑफ इरिगेशन को. जैसे कि पर्शियन व्हील्स पहले पर्शियन व्हील्स चलते थे, तो जो बैलगाड़ी है या फिर वो है वो पानी को कुएं से निकाल देते थे. वो पर्शियन व्हील आपने देखा होगा, पर्शियन व्हील में बॉक्सेस लगे होते हैं. तो जब वो घूमता है तो उसमें पानी आ जाता है वेल में से. तो आप सर्च कर सकते हैं पर्शियन व्हील क्या होता है. तो उस पर्शियन व्हील से बैल जो होता था वो करता था, या फिर हम मोटर से कर सकते थे. ठीक है. टिल देन यूज बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स, है ना. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच. अब लोगों ने ये देखा था कि जो ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादा एरिया को कर सकते हैं और मोर इफेक्टिवली कर सकते हैं, कि हमारा पैसा कम लग रहा है उसमें, है ना. मतलब हमारा जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा नहीं लग रहे हैं. तो ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए थे लोगों ने. पहले पर्शियन व्हील से काम होता था. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. पहले तो सरकार ने ट्यूबवेल्स लगाए, बट जैसे ही फार्मर्स को पता चला कि ये अच्छी चीज़ है तो उन्होंने भी अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा लिए. इससे नतीजा क्या निकला कि 1970 के मध्य में एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरिगेटेड. अब सारा का सारा जो 200 हेक्टेयर का एरिया है लैंड विलेज का, वो सारा का सारा इरिगेट होना शुरू हो गया. अब इसमें बॉक्स में फिर से लिखा है इरिगेशन की कंडीशन के बारे में पूरे इंडिया की. वो बोल रहे हैं कि सारे के सारे विलेजेस जो है ना इंडिया में, वो उनके पास इतनी हाई लेवल की इरिगेशन नहीं है. जैसे कि जो तो रिवरइन प्लेन्स हैं जहाँ से रिवर्स बह रही हैं और कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पे तो अच्छा है, वेल इरिगेटेड सिस्टम है वहाँ पे तो कंट्री में. लेकिन जो प्लेट्यू रीजन्स हैं जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है, उसमें लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन है. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे. पूरा का पूरा जो भी कल्टिवेटेड एरिया है कंट्री का, उसमें भी 40% से कम ही हम इरिगेटेड कर सकते हैं. बाकी जो 60% है ना, वो डिपेंडेंट है रेनफॉल पे. इसीलिए किसानों को दिक्कत होती है.
कि वो रेनफॉल डिपेंडेंट है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से वैसे भी क्लाइमेट अनप्रडिक्टेबल है, तो वो है भी रेनफॉल पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो 60% से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो रेनफॉल डिपेंडेंट है अपनी क्रॉप्स के लिए। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन दे रहे हैं कि अगर हम एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप उसी उसी जगह पे उगाएं, उसी लैंड पे उगाएं, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही साधारण सा तरीका है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, उसी ज़मीन के हिस्से पे। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। देखो पालमपुर में कम से कम 2 तो मेन क्रॉप्स उगती हैं, बट जो बहुत सारे जो लोग हैं वो पोटैटो भी तीसरी क्रॉप की तरह उगा रहे हैं, जो कि पास्ट 15 to 20 ईयर से चल रहा है। ये वीट उन्होंने दिखाया है, ये बाजरा दिखाया है, ये शुगर केन और ये पोटैटो है। ठीक है, बाजरा वो खरीफ सीजन में उगाते हैं। उसके बाद जब अक्टूबर एंड दिसंबर आता है, जैसे अक्टूबर एंड दिसंबर आता है तो पोटैटो उगा लेते हैं। उसके बाद फिर विंटर सीजन आता है तो वीट उगाते हैं वो, और जो शुगर केन है वो छोटे से हिस्से में उगा देते हैं, तो वो एक साल में एक बार ही हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो एक और तरीका क्या है, यील्ड यील्ड क्या होती है पहली बात तो एक और तरीका क्या है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं, जो आजकल मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए हैं, डेवलपमेंट हुई है हमारी इरिगेशन सिस्टम की और यील्ड हाई करने की, उसको हम अपना सकते हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। यील्ड क्या होती है? यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीजन में जितना भी क्रॉप से प्रोडक्शन हुई है उस पीस ऑफ लैंड पे, उसको हम यील्ड कहते हैं। कितनी उपज हुई है हमारी, वही यील्ड होती है। देखिए 1960 के मिड्स में सीड्स जो थे वो ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, जो ट्रेडिशनल सीड्स आते थे। लेकिन ट्रेडिशनल सीड्स में क्या होता था, पानी कम लगता था, इरिगेशन कम होती थी, और फार्मर्स यूज्ड काउडंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। तो फार्मर्स काउडंग और नेचुरल मैन्योर जो होती है उसको फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करके, ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ करके जिसमें कि पानी कम लगता था, तो ऐसे इरिगेशन करके और ऐसे प्रोड्यूस करते थे पहले। सो उनको कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई भी सामान वो रेडीली अवेलेबल था। जैसे कि वीट है तो वीट घर में पड़ा है, वीट के सीड्स जो हैं वही सीड्स वो यूज़ कर लेते थे। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ लेट 1960s में, सो 1970 के करीब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सो इंडियन फार्मर्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया हाई यील्ड वैरायटीज से सीड्स की, तो उससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ी। वो कैसे बढ़ी? लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। तो लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स मिलने लग गए तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन इसका ये एक ड्रॉबैक था कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा था और केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करने पड़ रहे थे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बताए हैं, जैसे कि इरिगेशन है, कनाल है, पंप सेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी के डैम्स है ना, और जैसे डीजल लग रहा है ट्रैक्टर में, HYV सीड्स हमने डाल दिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे खरीद के ला रहे हैं उसका किसान, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, उनकी प्रोडक्शन बढ़े। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides. So इन सब से ही हायर यील्ड आ रही थी। तो जो फार्मर्स थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के, ये पहले फार्मर्स थे जिन्होंने इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया। सो इन रीजन्स में क्या हुआ, फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए इरिगेशन के लिए, है ना, और HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया फार्मिंग में। सो कुछ इनमें से कुछ बंदों ने फार्म मशीनरी ले आए, वो बॉट कर ली उन्होंने, लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। इससे तेज होना शुरू हो गया।
सो दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और उनसे हाई यील्ड भी निकलने लग गई। तो कंपैरिजन इन्होंने दिखाया है कि अगर ट्रेडिशनल वैरायटी है तो उसमें 1300 kg पर हेक्टेयर यील्ड आ रही थी, और HYV सीड्स अगर जब हुए तो 3200 kg पर हेक्टेयर आ गई। तो देखा जाए मोटा मोटी तो 2.5 टाइम्स यील्ड का इंक्रीज हो गया। सो देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स, तो उनके पास ज्यादा बीज थे बेचने के लिए। सो विल द लैंड सस्टेन, तो देखो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज ना करें। बट साइंटिफिक रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने ओवर यूज किया है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि इस केस में लैंड है। और ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ क्या कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी होगी, जिससे कि क्यों हुई, क्योंकि हमने इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कर दिया था, उससे फर्टिलिटी कम हो गई। और कॉन्टिन्यूस यूज जो हमने ग्राउंड वाटर का किया ट्यूबवेल इरिगेशन से, तो उससे वाटर टेबल डिप्लीट हो गया। सो जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर, ये जो है ना बहुत साल लेते हैं बनने में। सो एक बार इनको अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको रिस्टोर करना। सो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने फ्यूचर डेवलपमेंट भी करनी है एग्रीकल्चर की, तो वहां पे इन्वायरमेंट हमारा इतना डैमेज ना हो। केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि डिजॉल्व करते हैं, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। अब ये जो है, बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन दी सॉइल फॉर लॉन्ग, तो बहुत ज्यादा समय के लिए हो सकता है कि ना ही रिटेन करें। ये हो सकता है कि सॉइल से एस्केप हो जाए, किसके थ्रू, ग्राउंड वाटर के थ्रू, और पॉल्यूट कर दें उनको, रिवर्स को और लेक्स को। और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को भी मार देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार सकते हैं सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि इनके यूज के बाद ना सॉइल जो होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। सो यही बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित होती है हमारी फर्टिलिटी। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे थे पंजाब में, वो सबसे ज्यादा है कंट्री में। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। सो सॉइल हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पंजाब फार्मर्स जो है वो अब वो फोर्स हो चुके हैं कि वो और ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें, अपनी अदर इनपुट्स और भी ज्यादा इनपुट्स डालें ना, कि वो सेम प्रोडक्शन लेवल को अचीव कर सकें। सो इसका ये मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। फोर्थ है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। सो हमें ये तो रियलाइज हो गया है कि लैंड कितनी इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो सभी के सभी जो जनसंख्या है वो जो एग्रीकल्चर से एंगेज्ड है, उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि पालमपुर में अगर देखें तो वन थर्ड जो है 450 फैमिलीज का, जो कि 150 होता है, 150 फैमिलीज जो है उनके, वो तो दलित हैं और उनके पास कोई लैंड ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। और जो बाकी की फैमिलीज हैं उनमें से 240 फैमिलीज तो बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स हैं उनके पास तो लैंड के, जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम है, मतलब कि 5 एकड़ से भी कम है उनके पास जमीन। तो कल्टीवेशन, अब इन छोटे छोटे प्लॉट्स में कल्टीवेशन करने से उनका कोई इतना इनकम नहीं होती फार्मर को। तो जैसे कि दिखाया हुआ है इसमें कि ये तो बड़े बड़े फार्मर्स के प्लॉट है, देखो इतना बड़ा बड़ा प्लॉट है, और देखो इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं यहाँ पे, ये मार्जिनल फार्मर्स हैं, है ना। तो ये हिसाब है। 1960 में क्या हुआ, गोविंद एक फार्मर था, तो 2.25 हेक्टेयर्स था उसके पास, है ना, अनइरिगेटेड लैंड थी। अब उसके 3 सन्स थे, उसके मदद से उन्होंने कल्टीवेट किया इस लैंड को। अब चलो वो इतना कंफर्टेबली तो नहीं रहे, पर फैमिली मैनेज कर लेती थी कि अपना गुजारा कर सके, है ना, और एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाती थी उनको बफेलो से। और जब गोविंद की डेथ हो जाती है उसके बाद जो लैंड वो डिवाइड हो जाती है तीनों में, तो 0.75 हेक्टेयर आ जाती है हर सन के हिस्से में। सो चाहे बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव्ड सिस्टम हो गया इरिगेशन का और मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, तब भी जो गोविंद के जो बेटे हैं उनके पास मतलब इतना भी एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी
लिविंग के लिए अर्न कर सके, हम अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके इतनी स्मॉल लैंड से। तो यही चीज़ है, दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। सो इसमें देखा जाए तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स जो है वो स्कैटर हो रखे हैं विलेज में, जैसे कि हमने देखा था पिक्चर में। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। और दूसरी जगह अगर देखें तो मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। अब आधे से ज्यादा जमीन तो बड़े बड़े प्लॉट्स की है। तो पालमपुर में क्या 60 फैमिलीज जो है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, मतलब 5 एकड़ से। और फ्यू ऑफ लार्ज फार्म, जो बहुत ही ज्यादा लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास 10 एकड़ से भी ज्यादा, मतलब 25 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। फिफ्थ पॉइंट है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लैंड के बाद आता है हमारा लेबर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट पॉइंट। तो फार्मिंग में क्या है, हमें बहुत ही हार्डवर्क चाहिए। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ कल्टीवेट करते हैं अपनी ही फील्ड्स को। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर, तो अपने आप ही वो लेबर प्रोवाइड हो जाती है उनके लिए। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं फार्म लेबरर्स को, जो उनके फील्ड्स में जाके काम करते हैं। तो फार्म लेबरर्स क्या करते हैं, वो तो या तो आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली से आते हैं, या फिर फैमिलीज वो होती हैं जो जिनके पास बहुत ही छोटा जमीन का टुकड़ा है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर दी क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। तो उनका कोई राइट नहीं है, बस उनको क्या होता है, पेड वेजेस मिलते हैं। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर whom दे वर्क। तो वेजेस कैश में भी हो सकती है, और हो सकता है कि क्रॉप के रूप में भी उनको वेजेस मिले। सो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि लेबरर्स जो है उनको मील्स भी देते हैं, मील्स भी मिल जाती हैं। तो वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, है ना, क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब इसमें एक वाइड वेरिएशन है, देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस ऑन और फॉर अ पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेली बेसिस पे भी हो सकती है, एक पूरा हार्वेस्ट जब होती है फसल तब तक के लिए भी हो सकती है, या फिर पूरे साल के भी हो सकती है। तो दाला जो है, दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर, है ना, उसके पास कोई जमीन नहीं है, तो वो पालमपुर में डेली वेजेस पे काम करता है। तो दिस मीन्स उसको फिर रोज की रोज काम करना पड़ेगा। मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट ने तय किया वो 300 रुपीज पर डे है ना, मार्च 2019 की अगर बात करें। बट जो दाला है गेट्स ओनली रुपीज 160, वो 160 ही ले सकता है। तो क्योंकि वहाँ पे हैवी कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, लेबरर्स जो हैं, फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। सो पीपल जो है वो एग्री कर जाते हैं कम पैसे पे काम करने के लिए। तो दाला कंप्लेन्स अबाउट ही सिचुएशन टू रामकली, है ना, एक वो रामकली है, वो भी एक लेबरर ही है, उसको कंप्लेन करता है ना। सो वो कंप्लेन ये करते हैं, ये इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। वो कह रहा है कि इन दिनों में काम करना, काम ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वही हमें हायर करते हैं, और वो भी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए। तो घनश वो कहती है कि घनश्याम जो है एक बहुत ही बड़ा फार्मर है ना, उन्होंने क्या किया, एक हार्वेस्टर ले लिया है। तो उससे क्या हो रहा है, हमें बहुत कम वर्क मिल रहा है ना हार्वेस्ट सीजन में भी। तो पिछले साल की बात करें तो मैंने 5 महीने से भी कम काम किया पूरे साल में। तो वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर, हाँ हमारे पास भी कहता है वो ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर है थ्रेशिंग के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास वीडिसाइड है, तो फार्मर्स के पास वो कह रहा है। तो फिर काम तो कैसे ही मिलेगा। कहती इस साल मुझे काम करने के लिए ब्रिक मेकिंग यूनिट में लगना पड़ेगा रायगंज में। आई ओ द लोकल मनी लैंडर रुपीज 2000। वो कह रहा है कि मेरे पास 2000 बकाया है, मैंने उनका देना है। तो मैंने 1000 रुपये तो पिछले गर्मी में लिया था, जब कोई भी काम नहीं था, तो मैं कैसे रीपे करूंगा। हाई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। तो मैं 2 रोज की रोटी के लिए भी मुश्किल से कमा पा रहा हूँ। मैं सिचुएशन, वो कह रही कि मेरी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है ना, पीछे कर्जे की वजह से जो मनी लैंडर्स उन्होंने मुझे मना कर दिया लोन से। सो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो अब बात करते हैं कैपिटल की। हमने लैंड और लेबर की बात कर ली,
मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या करते हैं, ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, उसके उनमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, है ना, कैपिटल चाहिए, जैसे कि टूल्स, मशीनरी, इनपुट, सब कुछ चाहिए कैपिटल। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको तो चलो बोरो करना पड़ता है ना पैसा, उससे क्या होता है वो फिर वो बड़े फार्मर से कर लेते हैं, या तो फिर मनी लेंडर से या फिर ट्रेडर से, जो उनको इनपुट्स जो कि रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, तो बहुत ज़्यादा लोन पे इंटरेस्ट लगता है उनको, है ना, तो उससे क्या होता है ग्रेट डिस्ट्रेस, तो वो बहुत कर्जे के नीचे आ जाते हैं। सविता जैसे एक स्मॉल फार्मर है, उसने प्लान किया कि मैं 1 हेक्टेयर लैंड पे अपना वीट सो करूँगी, है ना, तो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, तो उसको एक और भी कैश चाहिए कि वो पानी वगैरह बाय कर पाए, रिपेयर कर पाए फार्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो उसने एस्टिमेट लगाया कि मुझे 3,000 रुपये तो लगेंगे। शी डजेंट हैव द मनी, तो उसके पास पैसे नहीं है। सो उसने, तेजपाल सिंह है, वो एक बड़ा फार्मर है, तेजपाल सिंह ने एग्री कर दिया कि सविता को मैं 24% फॉर 4 मंथ्स मैं उसको दूंगा, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सविता ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं फार्म लेबरर की तरह काम करूंगी आपके फील्ड में, जो कि ₹100 पर डे है। सो वेज इज क्वाइट लो, तो बहुत ज़्यादा कम है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, है ना, उसको काम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद उसको तेजपाल सिंह के फील्ड में भी काम करना पड़ेगा। तो हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम एज अ मदर ऑफ 3, तो वो 3 बच्चों की माँ भी है, तो शी इज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस, पर फिर भी वो मान जाती है, और शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट, तो उसको पता है कि इस छोटे फार्मर के लिए बहुत डिफिकल्ट है लोन लेना। अब अगर स्मॉल फार्मर के बजाय अगर हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को देखें, तो उनके पास अपनी सेविंग्स होती है फार्मिंग से, जो उन्होंने की होती है। सो दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड, तो उनके पास तो है ना। तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अब जो अब जो सरप्लस आ जाता है हार्वेस्ट के बाद, तो वो कैसे बेचते हैं। मान लो कि इस फार्मर्स ने प्रोड्यूस कर लिया वीट, है ना, उनकी लैंड्स में, तो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने पीछे डिस्कस किए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल से उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। अब जो वीट जो हार्वेस्ट हुई है और उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, अब क्या करेंगे, वो थोड़ा सा पार्ट तो वीट का रिटेन कर लेंगे अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए, और बाकी का सरप्लस जो है वीट वो सेल कर देंगे। अब जो स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद है, उनके जो बेटे हैं, उनके पास थोड़ा सा सरप्लस ही है, बट क्योंकि ये स्मॉल फार्मर्स हैं, क्योंकि उनकी टोटल प्रोडक्शन ही बहुत कम है, और फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर, और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा, मतलब सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा उनका अपनी फैमिली नीड्स में ही चला जाएगा जो प्रोड्यूस का है। सो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वही हैं जो ज़्यादा वीट सप्लाई करते हैं मार्केट में। ओके। सो सो वही उन्होंने इसको एक एग्जांपल से बताना चाहा है, किस सो आप एक पिक्चर 1.1 में देख सकते हैं कि बुल्ला कार्ट जो है वो मार्केट में घूम रही है ना, वीट उठा के, ट्रेडर जो है मार्केट में बाय कर रहे हैं वीट को, और जो फिर से फर्दर वो बेच रहे हैं शॉपकीपर्स को टाउन्स एंड सिटीज में। जैसे कि तेजपाल है, वो लार्ज फार्मर है ना, उसके पास 350 क्विंटल्स ऑफ वीट है सरप्लस जो है, सारी की सारी जमीन से। उसने सरप्लस वीट को ड्राईगंज मार्केट में बेच दिया है, उसको अच्छी कमाई हुई, है ना। अब वो अपनी जो तेजपाल, अब ये जो कमाई हुई है वो क्या करेगा, तो पिछले साल तो उन्होंने अपनी जो मनी थी उसको बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में रख दिया था। लेटर ही यूज, इसी को ही उसने कर्जे फॉर लैंडिंग, मतलब उसने कर्जा दे दिया सविता को उसी में से, वो सेविंग से, उसी सेविंग से उसने अपनी वर्किंग कैपिटल जो फार्मिंग के लिए यूज़ हो रही थी नेक्स्ट सीजन के लिए, उसके लिए यूज़ कर लिया। अब जो तेजपाल है उसके, वो प्लान कर रहा है कि अब जो मेरे पास कमाई आई है, मैं एक अनदर ट्रैक्टर ले लूँ और एक ट्रैक्टर खरीद लूँ। उससे क्या होगा, उसकी फिक्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो तेजपाल की तरह ही अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स हैं, उन्होंने अपनी सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं,
जो भी उनका हिस्सा है थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ द अर्निंग है ना, कुछ हिस्सा वो अपना सेव कर लेंगे, और मतलब जो अगली सीजन की में यूज़ होगी कैपिटल उसके लिए, और बाकी का वो अपना फार्मिंग इक्विपमेंट्स वगैरह, या फिर वो अपनी कैटल को बाय कर सकते हैं, ट्रक्स वगैरह खरीद सकते हैं, शॉप्स भी खरीद सकते हैं, है ना। सो ये दिखा रहे थे कि बुल्लक कार्ट वगैरह है पिक्चर 1.1 में, पिक्चर 1.1। सो ये है बुल्लक कार्ट। तो इसमें क्या है कि ये वीट वगैरह जा रहा है ना, और ये जैगरी हो सकती है, तो ये ट्रैक्टर वगैरह है, बुल्लक कार्ट है ना, रोड पे ये दिखा रहे थे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, सो नॉन फार्म एक्टिविटीज है नेक्स्ट पॉइंट। सो नॉन फार्म एक्टिविटीज तो वही है जो फार्मिंग से डिफर मतलब अलग है। तो वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग, है ना, फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। सो अब हम नॉन फार्म एक्टिविटीज जो कि 25% है पालमपुर में, जैसे कि डेयरी है। सो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल जो है, जो लोग हैं वो बफेलोज को फीड करते हैं, जैसे कि ग्रास वगैरह, ज्वार एंड बाजरा रेनी सीजन में। मिल्क जो है वो रायगंज में बेचा जाता है, और भी नज़दीकी विलेजेस में, सॉरी द नियर बाय लार्ज विलेज, जो रायगंज है वो एक बड़ा विलेज है, तो वहाँ पे मिल्क को जाता है। दो ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, उन्होंने एक चिलिंग सेंटर खोला है रायगंज में, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड। तो उससे उसके बाद वो टाउन्स एंड सिटीज में जाता है चिल होके। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक एग्जांपल है, जैसे कि एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आ रहे हैं, तो कम से 50 से भी ज़्यादा कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं पालमपुर में। जैसे कि अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन टाउन एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग जो पालमपुर में हो रही है उसमें वेरी स्मॉल सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, और एक स्मॉल स्केल में हो रही है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, घरों में ही कर रहे हैं या फिर फील्ड्स में कर रहे हैं जहाँ पे फैमिली लेबर ही काम कर रही है। तो मिश्री लाल हैं, उन्होंने मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, और उन्होंने अपनी फील्ड पे लगा दी है। तो शुगर केन को वो पहले तो वो बुलक्स की मदद से क्रशिंग करते थे, बट अब मशीन से करते हैं प्रेफर। तो मिश्री लाल ने क्या किया, शुगर केन को खरीद लिया दूसरे फार्मर से, और उससे उसने जैगरी बना ली, गुड़ बना लिया, उसको जाके शाहपुर जो है टाउन जो है वहाँ पे जाके बेच दिया, उससे उसको स्मॉल प्रॉफिट आ जाता है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, अब पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब ट्रेडिंग में जो है आर नॉट मैनी इन पालमपुर। पालमपुर में तो इतने लोग नहीं है जो ट्रेडिंग करते हैं, बट जो भी हैं द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर। जो भी ट्रेडर हैं वो सारे दुकानदार ही हैं, जो कि करते हैं होलसेल मार्केट से गुड्स को उठाते हैं सिटीज में से, एंड सेल देम इन द विलेज में उनको बेच देते हैं कमीशन रख के। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स, विलेज में छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं जिनके पास बहुत ही वाइड वैरायटी होती है आइटम्स की, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, है ना, और कुछ कपड़े भी हो सकते हैं। और कुछ फैमिलीज जो होती है वो क्या करती है, जो भी बस स्टैंड के करीब होता है उनका अगर घर, तो वो अपनी छोटा सा स्पेस वो आगे का वहाँ पे शॉप बना के वहाँ पे वो ईटेबल्स वगैरह सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि करीम करीम है, उसने क्या किया, कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल दिया विलेज में, है ना। तो देखा गया कि रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉलेज जा रहे हैं शाहपुर टाइम में। तो करीम करीम ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो विलेजेस से कंप्यूटर क्लासेस में जा रहे हैं टाउन में, तो उसने सोचा कि क्यों ना विलेज में खोला जाए। तो दो वुमेन्स थी वो विलेज में, उनके पास डिग्री थी कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो उन्होंने उनको उसने उनको हायर कर लिया, एम्प्लॉय कर लिया। तो उसने कंप्यूटर ले आया, और फ्रंट रूम, जो उसका घर का एक फ्रंट रूम है वहाँ पे उन्होंने उसको इंस्टॉल कर दिया कंप्यूटर्स को। तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे अच्छे नंबर्स के लिए वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस। अब जैसे ट्रांसपोर्ट है,
ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। देर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, है ना। पालमपुर से रायगंज जाने वाली बहुत सारी व्हीकल्स हैं, रिक्शा वालाज हैं, टोंगा वालाज हैं, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स। पीपल क्या करते हैं, वो जो लोग हैं वो ड्राइव करते हैं ट्रेडिशनल बुलक कार्ट में, बोगी में, है ना। मतलब जो पीपल जो है वो जो ड्राइव कर रहे हैं ट्रेडिशनल जो भी बुलक कार्ट है, बोगी है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ही है लोग जो हैं। दो फेरी वाले जो लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जो गुड्स हैं, जो भी सामान है उसका एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहे हैं और उसकी बदले में उनको पैसा दिया जाता है। अब जो जितने भी लोग हैं ट्रांसपोर्ट में जो इन्वॉल्व हैं, वो बहुत सारे साल जो रिसेंट ईयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सो किशोरा एक फार्म लेबरर है ना, तो वो क्या करता है, वो पूरा अपना फैमिली की नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा था, तो फार्म स्मॉल सच मतलब लेबरर है, फार्म लेबरर है। सो उन्होंने क्या किया कि कुछ साल पहले उन्होंने लोन लिया था बैंक से, है ना। तो वो गवर्नमेंट स्कीम थी कोई, उसमें चीप लोन मिल रहा था जो भी लैंडलेस हाउस होल्ड्स हैं। तो किशोरा ने क्या किया, एक बफेलो खरीद ली थी उस पैसे से। अब वो बफेलो का मिल्क बेच रहा है। अब एक उसने क्या किया, एक वुडन कार्ट ले ली, उसको बुलक कार्ट बफेलो उसके आगे अटैच करके वो ट्रांसपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। अब एक हफ्ते में वो क्या करता है, गंगा ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोर्टर, तो क्ले वगैरह लेके आता है पोर्टर के लिए। और कुछ कभी कभी क्या करता है, वो शाहपुर भी चला जाता है ना, जैगरी वगैरह जो भी भेजते हैं सामान वगैरह। और हर महीने उसके पास कुछ ना कुछ काम होता ही है ट्रांसपोर्ट का। उससे हुआ क्या कि वो अब अच्छा कमा रहा है और उससे देखभाल कर पा रहा है। सो समरी आ गई। अब समरी में उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है विलेज में। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, है ना, वही चीज़ है। अब क्योंकि बहुत सालों से ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है ना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं जो फार्मिंग में हुए हैं। सो इससे क्या हुआ कि फार्मर्स को और ज़्यादा क्रॉप्स भी उसी लैंड पे प्रोड्यूस करने का मौका मिला। और उनसे क्या हुआ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, है ना, क्योंकि लैंड फिक्स्ड है और स्कार्स है, उतनी ही लैंड है, बट हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। तो बट ये भी देखना है कि हमने प्रेशर में डाला है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज को भी। अब जो नए तरीके हैं फार्मिंग के, उसमें हमें कम लैंड चाहिए बट हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए। ये हमारा नोटेबल पॉइंट है कि अब पैसे ज़्यादा लगते हैं, लैंड कम लगती है जब हमारे न्यू जो फार्मिंग मेथड्स हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो है वो अपनी सेविंग से जो भी प्रोडक्शन से होती है उससे वो नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल उनकी आ जाती है। पर जो दूसरे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो सिर्फ 80% है टोटल फार्मर्स जो इंडिया में है। बट वो जो है वो बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए कैपिटल को ऑब्टेन करना अगली नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ही छोटा प्लॉट है ना। देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनएबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। सो कर्जे के अलावा भी जो है ना फिर फार्म लेबरर्स की तरह काम कर सकते हैं, करते हैं फिर वो अर्निंग के लिए। So out of every 100 workers in rural areas in India, only 24 are engaged in non-farming activities. 100 में से 24 लोग हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो इंडिया में पूरा बताया जा रहा है। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज रिक्वायर लिटिल लैंड। अब जैसे फार्मिंग में देखा जाए तो लैंड की ज़रूरत है, पर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में हमें लैंड नहीं चाहिए। जैसे बुलक कार्ट वगैरह, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में आपने ट्रक वगैरह, वहाँ पे लैंड की ज़रूरत ही नहीं है हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। पीपल जो लोग हैं वो छोटी सी कैपिटल से ही नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि पालमपुर में हमने देखा कि जो नियर बाय विलेजेस टाउन्स हैं, है ना, वो मार्केट प्रोवाइड करते हैं मिल्क, जैगरी, वीट वगैरह के लिए। अब ऐसे ही बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो टाउन से कनेक्टेड हो रहे हैं सिटी टाउन्स एंड सिटीज से, क्योंकि वो अच्छी रोड बन रही है, ट्रांसपोर्ट है अच्छा, टेलीफोन भी आ गया। इट इज़ पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटीज़, अब ये पॉसिबिलिटी है कि नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ है ना वो विलेज में इंक्रीज हो जाएंगी कमिंग ईयर्स में, क्योंकि वहाँ पे अच्छी चीज़ है कि लैंड की ज़रूरत नहीं है। तो यही इसकी समरी थी फर्स्ट चैप्टर की।
सो गाइस, होप है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में